नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम फेस टू फेस। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं पंडित सुनील भराला जी, जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक हैं, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे चल रहे हैं उनका क्या कुछ महत्व है, जो राजनीति में इस समय भूचाल ला करके खड़ा कर दिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति जो है इसमें ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम दो हमारे तीन। ये पहले भी कहा जा चुका है और किसने कहा है ये भी आपको दिखाएंगे। पंडित सुनील भराला जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील भराला जी, मोहन भागवत संघ प्रमुख, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आज कहीं ना कहीं देश को हम दो हमारे तीन की जरूरत है, यानी हर परिवार में पति पत्नी को 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। ये जो बयान उनका है कहीं ना कहीं सुर्खियां भी बटोर रहा है, चर्चाएं भी इस पे तेज हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर यूपी की राजधानी लखनऊ हो। ये चीज आपने भी बरसों पहले कहा था, क्या सोच के कहा था? उसी बयान को आज दोबारा दोहराया जा रहा है और चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है ये बयान। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पूज्य सरसंघ चालक जी के इस बयान की प्रशंसा करता हूं भूरी भूरी। और उन्होंने एक समाज को और समस्त हिंदुओं को, सनातनियों को एक बड़ा संदेश दिया है। और ये बातें हमने 2019 में भी ये बात उठाई थी, और ये इसलिए उठाई थी कि तब हम गांव, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम निकले और पूरा हमारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण रहता है, गांवों में, शहरों में, घरों में आना जाना परिवारों में है, और हम पूरा समय देखते हैं और उसको ध्यान से गौर करते हैं कि कैसी परिस्थिति है। हम देखते हैं कि जब हम 7 भाई बहन थे तो परिवार में खुशहाली थी, परिवार में रौनक थी, परिवार में रिश्ते नातों का बैलेंस था। अगर हम उस दृष्टिकोण से अब देखते हैं, आज जब गांव में, परिवारों में, शहर में जब जाते हैं तो वहाँ क्या है कि एक बच्चा परिवार में है और वो बच्चा ही कामयाब होकर के पढ़ाई लिखाई कर करके या तो मुंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, नोएडा चला गया या विदेश चला गया, तो उसका घर आंगन खाली हो गया है और वहाँ बूढ़े बैठे हैं, बुढ़िया बैठी है हमारी। तो हम जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े घरों में खाली पड़ी हैं कोठियाँ, बिल्कुल। आप कल्पना करिए, आज सर्वे करा के देख लीजिए, जो हम बात कह रहे हैं इसकी पुष्टि करा लीजिए ठीक से, कि कोठियाँ खाली, घर, गांव के घर खाली, घेर खाली, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं उनमें, और है नहीं व्यक्ति, कोई कुत्ते खिलाने वाला भी नहीं है, उनको चारा देने वाला भी नहीं है। तो ये आज वर्तमान में जब हम जाते हैं और हमारे वरिष्ठ हैं अपने, तो वो कहते हैं इस बात को, जो हमारे माता पिता समान जो सदस्य हैं, वो इस बात की चर्चा करते हैं कि परिवार में जनसंख्या का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया, जो रिश्ते नाते हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। मान लो अगर घर में एक बेटा है तो एक बेटा है तो वो शादी करके चला यार, घर में कोई बेटी भी नहीं है तो कहाँ से जीजा आएगा, कहाँ से आपके बुआ बनेगी, कहाँ से नाना नानी रहेंगे। ये सारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, ये बैलेंस से भी तार तार हो रहे हैं, तार तार हो गए, सब सिस्टम बिगड़ रहा है पूरी तरीके से। और अकेले लड़के के चक्कर में जो हमने अभी तक भारत में किसी भी देश के राज्य ने कोई कानून बनाया ही नहीं आज तक कि हम दो और हमारे दो, ऐसा कानून ही नहीं बनाया। लेकिन कानून बनाने के ना कारण से ही हमने परिवारों में, हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने कानून खुद बना लिया। वे कहां तक पहुंचे हैं कि हम दो हमारा एक। और मैं कहता हूं कि ये बहुत बुरी गत होने जा रही है भारत की, और ये देश बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा होने के कगार पे जा रहा है। तो युवा और युवती कम दिखाई देंगी। तो हमें इस बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम दो हमारे तीन, कम से कम 5 का परिवार तो हो, तो जिससे हमारे परिवार में रौनक हो,
परिवार में चहल पहल हो, छोटे बच्चे होते थे मारते पीटते थे, खेलते कूदते थे, किसी को चोट लगी, कोई गिर पड़ा, कोई फूट गया, तो ऐसा वातावरण है क्या कहीं अब? बराला जी, एक चीज देखने को मिला है कि कहा जा रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन जिस हिसाब से हर बड़े नेता कहते आ रहे हैं कि भारत जो है वो गाँव में बसता है और गाँव का मतलब होता है संयुक्त परिवार। जब ऐसे टूटेगा, हम दो हमारे एक रहेंगे, तो फिर भारत का क्या होगा? जो रिश्ते आपने अभी बताए कि बुआ का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते अब कम होते जा रहे हैं, सब लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। आज का समाज थोड़ा हट के इस तरफ जा रहा है कि बड़ा परिवार रहने का मतलब बड़ा बजट, और बड़ा बजट कमाना आज थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? आप अल्पसंख्यक समुदाय से प्रेरणा ले लो। भारत में आयुष्मान एक कार्ड योजना शुरू करी भारत सरकार ने, हमने शुरू करी, तो उसमें नियम बना दिया कि जिसके 5 बच्चे से कम होगा, 5 परिवारों की संख्या कम है, उसे कार्ड ही नहीं मिलने का। तो आप सोचो कि अल्पसंख्यक परिवारों को वो योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। उसको सनातनी और हिंदुओं के परिवारों में हम दो हमारा एक 3 पे सिमट रहे, तो उस कार्ड में भी नहीं आ रहे। वो गरीब 2 में उस कार्ड में भी नहीं आ रहे, 3 वाले भी नहीं आ रहे, 6 से ऊपर जा रहे हैं वे। तो हमें इस बात से उनसे ही प्रेरणा ले लीजिए आप, कि जो आप कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि बजट बिगड़ रहा है, अरे बजट बिगड़ रहा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अनाज भोजन दे रहे हैं खाने के लिए, कौन सा बजट बिगड़ गया आपका? तुम्हारे आन शान और तुम्हें जो आलीशान रहने की आदत पड़ गई है, लग्जरी रहने की आदत पड़ गई है, उसमें तुम्हारा बजट बिगड़ रहा है केवल। जिस प्रकार से हमारी परंपरा थी रहने की, हमारी व्यवस्था थी, हम अपने बच्चों को, शिक्षकों को हम प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाई करते थे। अब देखा देख अगर कोई बहुत निर्धन परिवार भी है तो वो प्राइमरी से हटा देता है बच्चे को और एकेडमी में खड़ा करता है, इंटरनेशनल स्कूल में लाता है। ये सारी चीजें जो आपकी लग्जरी जीवन बना है, और उसके विनाश के कारण भी आपको देखने को मिलते होंगे कि हमारा एक बच्चा पैदा, वो कामयाब हो गया और वो उड़ गया, और फिर वहां माता पिता बूढ़े रह गए नो, और वहीं रह गई वो, और वो अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के अलग रहने लगा फ्लैट में। तो सामूहिक परिवार की परंपरा भी खत्म हो गई, एक दिन भी नहीं रह पा रहे हैं। आज 100 में से 80% झगड़े इसी बात को हो रहे हैं कि सामूहिक परिवार रहना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सामूहिकता बची नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं तो दोनों उड़ रहे हैं वे। तो ये जो परंपरा है ये हमारी भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। और मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक के नाते भी अपने पूरे देश के संगठन के पदाधिकारियों को भी कहता हूं कि इस अभियान को चलाइए। परशुराम शक्ति वाहिनी से स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस अभियान को चलाइए, जन जागरण करिए। तो ये जो हमारी एक आस्था थी कि ये भगवान की देन है, हमारे अगर परिवारों में बच्चे ज्यादा होते थे तो सब कहते थे कि भगवान की देन है। तो उस प्रभु की जो इच्छा के अनुरूप तुम प्रकृति के खिलाफ जो खेल रहे हो, वो तुम्हारा भविष्य जो है वो निश्चित रूप से बिगड़ रहा है। और अगले दशक में जब भारत दिखाई देगा आपको, तो वो बूढ़ा भारत दिखाई देगा। इस मुद्दे पे आपने पहले भी चर्चा की थी, पहले भी बताया था। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी खुलेआम मंच से कह दिया है कि आज भारत को इसकी जरूरत है। आज आपने भी कहा कि सनातन को भी बचाना है, और ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य एक दिखता है संयुक्त परिवार का, इसको जीवंत रखना है। तो ये जरूरी है कि हम दो हमारे तीन, प्रदेश और देश के जो युवा नागरिक हैं उनसे क्या कुछ अपील आप इस चीज को लेके करेंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं से और नागरिकों से यही अपील करूंगा कि इस जो ये बैलेंस बिगड़ रहा है जनसंख्या का, और जो संतुलन रिश्तों के बिगड़ रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और हम तो हमारे पर निश्चित रूप से आना चाहिए, और ऊपर हो जाए तो और अच्छा है, भगवान आशीर्वाद दे। और मैं दूसरा, क्योंकि संघ चालक जी हमारे देश के ही नहीं, वो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली संगठन के हमारे मुख्य हैं, हेड हैं, तो वो जो उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके बहुत चिंतन किया होगा इस बात पर, उनका बहुत गहन मंथन है, तब वो कोई बात बोलते हैं, और वो राष्ट्र के हित में बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं। तो उन्होंने कोई संदेश देने का ये
किया है, अपनी वाणी से बोला है, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उन्होंने एक संदेश दिया है। इस मैसेज को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उनकी बात को गौर करना चाहिए। वराला जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के चलते भारत की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि भारत की व्यवस्थाएं मेंटेन नहीं हो पाती हैं, सभी लोगों को व्यवस्थाएं नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन इसके इतर अगर जो देखा जाए तो चाइना कभी भारत से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था और उसने अपने पॉपुलेशन को ही अपना एसेट बना लिया और अपने जनसंख्या की शक्ति से वो आज महाशक्ति के रूप हुआ है। क्या भारत में भी इस तरह से जनसंख्या अगर जो बढ़ेगी तो ये संभव हो सकता है इन सब चीज़ों को? देखिए, आप अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना को आप बहुत ध्यान से देखिए। चाइना ने एक बार ये अभियान चलाया था कि हम दो हमारे दो, उन्होंने उस पर पूरी तरीके से बैन भी लगाया था और उसको फिर वही चाइना ने उस पर बैन हटाया और उस पर पैसे दिए, फिर उस पर सब्सिडी दी कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो सब्सिडी मिलेगी। चाइना ने तो करा था, वो भी करना पड़ा ना उनको, जब देश का बैलेंस बिगड़ा उनका और जब चाइना बूढ़ा होने लगा तो उनकी चिंता बढ़ी सरकार की वहां की, तो उन्होंने इसको बढ़ाया था। फिर आपको ध्यान में आता होगा कि एक बार नसबंदी कराने का अभियान चलाया था, फिर नसबंदी तोड़ने का अभियान चलाना पड़ता है। तो देश का वर्तमान उस परिस्थिति में चला गया है कि देश में आप स्वयं अपने से लगा लीजिए और जो मुझे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आकलन करिए, अपने परिवारों में आकलन करिए, अपने भाइयों में आकलन करिए, अपने रिश्तेदारों में आकलन करिए कि तुम्हारी संख्या क्या है, तुम कितने भाई बहन थे और आज वर्तमान में तुम्हारी स्थिति है क्या? क्या वे भूखे मरते थे कि जब ज्यादा थे? जब हम 7 भाई बहन थे, जब हम भूखे मरते थे क्या? जो 11-11, 10-10 भाई बहन होते थे, क्या वे कभी उनके घर में भूखमरी थी क्या? पूछिए उनसे। रौनक थी, खुशियां थी। आज खुशियां नहीं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेटे हुए हैं, चेहरे घरों में चहल पहल नहीं है। उसका आकलन करिए, मूल्यांकन करिए ठीक से, तो जानकारी अपने आप आ जाएगी और ये इस निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा नहीं है और देश को बढ़ाने के लिए ये विचार करना पड़ेगा अपने युवकों को और युवतियों को। तो ये वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ पंडित सुनील वराला जी हैं, इनसे सवाल लेंगे। सर, बिहार चुनावी मोड में चल रहा है और बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ अखिलेश यादव की जो ये तिकड़ी है, जहां रैली कर रही है, जहां वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, वहां बड़ा देखने को मिल रहा है, जो कहीं 2014 के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान देखने को मिलता था। क्या लग रहा है, क्या महागठबंधन मजबूत हो रहा है? अगर मजबूत हो रहा है तो बीजेपी किस हिसाब से इसका जवाब देगी? देखिए पंकज जी, आपने जब गत चुनाव था और गठबंधन था तो एक बहुत बड़ा एक नारा निकला था और मीडिया के माध्यम से उसको बहुत हाईलाइट किया था और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लेकर के अपने चैनलों के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश जी ने उस नारे को बहुत बढ़ाया था। और 2 लड़कों की जोड़ी, याद होगा आपको कि 2 लड़कों की जोड़ी बहुत कमाल का, कुछ अलग कुछ खिलाने जा रहे हैं, कुछ अलग होने जा रहा है। लेकिन यहाँ 3 लड़कों की जोड़ी हो गई है। अब ये 3 लड़कों की जो चर्चा हो रही है, मैं सबसे पहले कहता हूं कि बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी का वहां जितना आधार है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल का जो एक अभूतपूर्व जो काम हुए इस देश के लिए हर क्षेत्रों में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विश्व स्तर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपका मेडिकल आदि से लेकर के, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जनधन खातों से शुरुआत अगर करेंगे, अगर मैं उन योजनाओं की बात करूंगा जो देश के हर घर में पहुंचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उसके जो काम हैं उस काम के हम बलबूते पर, हम भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों के बलबूते पर, अपने हम विचारधारा के बलबूते पर, हम राष्ट्र की विचारधारा के बलबूते पर, राष्ट्रवाद पर, तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जहां ये 3 लड़कों की जोड़ी की बात करते हैं, ये भटकाव की ओर है। अभी आपने देखा होगा
कि जिस प्रकार से इनके भटकाव की जो एक कल्पना हो रही है और भटकाव को देखा जा रहा है, उनके नेताओं के माध्यम से जो उनका एक बड़ा अहंकार दिखाई दे रहा है, तो भारत की जनता, बिहार की जनता बहुत समझदार है और बहुत खरी खोटी है। वो निश्चित रूप से बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करेगी। इन 3 लड़कों की जोड़ी को धराशायी करेगी। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले चुनाव से पहले ही इन्होंने देखा कि कितना अहंकार है कि भारत के जो तपस्वी, जो गरीब घर से निकला, जो चाय पिलाने वाला एक बालक के रूप में निकला, एक ऐसी माँ जो देवी स्वरूपी है थी, आज वो हमारे बीच में भी नहीं है। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री की माता, हम सबकी माता के रूप में जो वो देवी थी, जिन्होंने एक अपने परिवार में एक बच्चे को, जिसको चाय पिला करके, चाय बेच करके, स्टेशन पे चाय बेच करके, और उसको भारत का एक प्रधानमंत्री के कुर्सी तक लेके जाना उनके आशीर्वाद से, जो एक विश्व का सबसे सर्वशक्तिशाली नेता बन जाना, तो आज इनको वो जो है कष्ट है, ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि एक गरीब घर का बच्चा भारत का एक प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे परिवार, जो चाय पिलाने वाला, चाय बेचने वाला परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इनको ये कष्ट में है। और इसी का परिणाम है जो बिहार के अंदर जो घुसपैठी यात्रा चल रही थी, जहां वो घुसपैठियों को जोड़ने की मांग करने वाले, चाहे वो बंगाल को देख लो, चाहे वो असम को देख लो, आप सब जगह, उन्हीं के कारण से उस यात्रा की रैली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देवी स्वरूपी माता के बारे में बोल जाना और उसके ऐसी अभद्र टिप्पणी कर जाना, वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार किया इन्होंने, इस कांग्रेस पार्टी ने, और जो ये इंडिया गठबंधन है, इन्होंने देश को शर्मसार किया है। बराला जी, हम इसी पे आना चाहते थे कि राजनीतिक कार्य, चुनाव प्रचार, जनसभाएं, ये एक दायरे की चीज होती हैं। सब लोग अपने अपने एजेंडे को लेके जाते हैं, क्या उनका एजेंडा है और जनता को क्या देना चाहते हैं, उनके आने पे क्या होगा। लेकिन राजनीतिक द्वेषता इस कदर कि किसी की माँ को, स्वर्गवासी माँ को गाली दे दिया जाए, सीधे मंच से माइक लगा करके गाली दिया जाए, क्या लग रहा है कि अब राजनीतिक मर्यादा थोड़ी बहुत बची हुई है बिहार में? क्योंकि देखा जाए तो इनकी रैली तो बहुत सुपर डुपर हिट जा रही थी, लेकिन इस रैली में गाली दे करके हिट करने की ये कवायद, क्या लग रहा है ये? देखिए, मैं पंकज जी इस बात को कह भी चुका हूं और मैं कहता हूं हमेशा कि जो राजनीति की मर्यादाएं हैं और राजनीति में जो संस्कार थे, जो, क्योंकि ये राजनीति सामान्य नहीं, इस राजनीति में हमें इस देश को विश्व स्तर तक लेके जाने का संकल्प, और ऐसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 यानी कि देश आजाद होने के 100 साल पूरे करने के बाद हम विश्व का शक्तिशाली भारत बनाने का जो सपना दिया है, उन्होंने जो कल्पना की है, संकल्पना है, वो ये सब सहन नहीं कर पा रहे। और राजनीति की जो मर्यादाएं हैं, राजनीति के जो संस्कार थे, राजनीति के जो आचार विचार थे, वो उसको भी तोड़ रहे हैं, उसको मरोड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं। जिस प्रकार की मंचों से ये भाषा आ रही है, मंचों से इस प्रकार की भाषाओं को बोल रहे हैं, ये बहुत दुखद है और ये देश के लिए दुखद है, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है, भारत के लिए दुखद है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी से कि उनको अपने वाणी पर संयम करना चाहिए, और जो जिस प्रकार की भाषा उनके मंचों से, उनकी बिहार की उस रैली के अंदर बोली गई है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में जितने भी खराब से खराब शब्द बोले गए हैं, वो माफ करने योग्य नहीं है। बराला जी, बीजेपी इसको लेके प्रदर्शन भी की है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, उनको इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री की माता जी को उनके मंच से गाली दिया गया है, और किसी की माता को गाली देना ये शोभनीय नहीं होता है। और कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से इस तरह का कोई अभी तक इतना संतोषजनक बयान जारी नहीं किया गया है। क्या लग रहा है, इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए? ये इनके अहंकार की बहुत पराकाष्ठा है, इनका अहंकार है ये, और ये अहंकार में ये माफ़ी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगे या ना मांगे,
लेकिन इस देश के और बिहार की जनता से निश्चित रूप से इन्हें माफी मांगनी चाहिए और इन्हें कान पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए और सबके सामने 3 बार इन्हें मंच पर से बैठक लगानी चाहिए कान पकड़ करके कि देश की जनता से हम माफी मांगते हैं कि हमारे वाणी से गलत शब्द, तो इनका उद्धार होगा, नहीं तो इनका सोपड़ा साफ होगा। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे पंडित सुनील भराला जी, जिन्होंने सीधे तौर पे तमाम जो बिंदु थे उस पर चर्चा की और सीधे तौर पे कहा कि बिहार की जो जनता है वो सब देख रही है और प्रधानमंत्री की माता के बारे में इस तरह के अपशब्द कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी अब शिक्षित हो रही है, वो इसका माकूल जवाब देगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनका सुपड़ा इस बार बिहार चुनाव में साफ हो जाएगा। आज टू फेस में किसी नए चेहरे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।